16 जनवरी 2025 को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मीरगढ़ थाना क्षेत्र के न्यू बैग टीचर कॉलोनी से एक महिला अचानक से लापता हो जाती है। इस महिला का नाम पी वेंकटागिरी नंदयाल था, जिसे लोग आमतौर पर माधवी के नाम से जानते थे। माधवी के लापता होने की खबर ने उसके परिवार को गहरे संकट में डाल दिया था। माधवी की मां, जिसका नाम शुभम्मा था, उसने 16 जनवरी की सुबह अपनी बेटी से फ़ोन पर बातचीत की थी। बातचीत बिल्कुल सामान्य थी और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसी कोई समस्या है। लेकिन जब दोपहर में शुभम्मा ने दोबारा अपनी बेटी को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। शुरुआत में उन्हें लगा शायद माधवी का फ़ोन डिस्चार्ज हो गया होगा। शुभम्मा ने कुछ घंटे इंतजार किया और शाम को फिर से फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी फ़ोन बंद मिला उन्हें। इसके बाद उन्होंने अपने दामाद गुरुमूर्ति से संपर्क किया। गुरुमूर्ति ने बताया कि माधवी नाराज होकर घर से निकल गई है और हो सकता है उसने गुस्से में अपना फ़ोन भी बंद कर लिया हो। माधवी के माता पिता ने 18 जनवरी 2025 को मीरगढ़ थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इस दौरान गुरुमूर्ति ने पुलिस और अपने सास ससुर को बताया कि माधवी नाराज होकर घर से चली गई है। उसने कहा कि पोंगल के त्यौहार के समय माधवी मायके जाने की जिद कर रही थी, लेकिन उसने उसे जाने से मना कर दिया। गुरुमूर्ति के अनुसार उनके 2 बच्चे हैं जो अपनी बुआ के घर गए हुए थे। ऐसे में वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसे अकेला छोड़कर मायके चली जाए। इसी वजह से दोनों के बीच विवाद हुआ और माधवी नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चली गई। खैर, पुलिस ने जांच शुरू की। उन्होंने पास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। फुटेज में माधवी को घर में प्रवेश करते हुए देखा गया, लेकिन वह कभी भी बाहर आते हुए नजर नहीं आई। यह देखकर पुलिस हैरान हो गई। गुरुमूर्ति से बार बार पूछताछ की गई, लेकिन वह बार बार अलग अलग बयान दे रहा था। पहले पुलिस ने गुरुमूर्ति को एक पूर्व फौजी होने के नाते संदेह से नहीं देखा। गुरुमूर्ति 17 साल तक भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर सेवा दे चुका था और साल 2020 में सेवानिवृत्त होने के बाद DRDO अर्थात रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में काम कर रहा था। जब पुलिस ने गुरुमूर्ति पर सख्ती की तो उसने एक चौंकाने वाली सच्चाई बताई। उसने कहा कि 16 जनवरी की सुबह उसके और माधवी के बीच तीखा झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान उसने माधवी को धक्का दिया, जिससे उसका सिर दीवार से टकरा गया। माधवी जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। गुरुमूर्ति ने आगे कहा कि कुछ समय के बाद जब उसने देखा तो माधवी की मौत हो चुकी थी। इससे गुरुमूर्ति डर गया। उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई। वह जानता था कि अगर उसने सच बताया तो लोग उसे ही दोषी ठहराएंगे। गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया कि उसने शव को ठिकाने लगाने के लिए एक भयानक योजना पर काम करना शुरू किया। उसने माधवी के शव को बाथरूम में ले जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। उसके बाद उसने टुकड़ों को कुकर में उबालना शुरू किया। 72 घंटे तक उसने इस प्रक्रिया को जारी रखा। उसने हड्डियों को मूसल से कूटा और फिर मिक्सी में पीसकर उसका चूरन बना दिया। मांस के टुकड़ों को झील में फेंकने के लिए उसने झील के गहरे हिस्सों तक जाकर उन्हें पानी में बहा दिया। जिस झील में उसने मांस के टुकड़ों को बहाया उसका नाम था जिल्ली झील और यह झील उनके घर के पास ही स्थित है। जब गुरुमूर्ति ने यह सब कबूल किया तो पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। डॉग स्क्वाड को भी घटनास्थल पर लाया गया। घर के हर हिस्से की जांच की गई। बाथरूम और किचन से कुछ सबूत जुटाए गए जो गुरुमूर्ति की कहानी को साबित कर रहे थे। झील में भी पुलिस ने गोताखोरों की मदद से जांच शुरू की, लेकिन झील की गहराई और मछलियों की मौजूदगी के कारण शव के अवशेष बरामद करना मुश्किल हो गया। इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। गुरुमूर्ति ने अपने ही घर में इस खौफनाक अपराध को अंजाम दिया और इसे छिपाने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच डाली। माधवी की गुमशुदगी से शुरू हुई यह कहानी एक ऐसी सच्चाई पर खत्म हुई जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या कोई इंसान इतना निर्दयी और क्रूर हो सकता है? इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि घरेलू कलह किस हद तक विनाशकारी हो सकता है और समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता कितनी आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।